नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हैमर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये इसमें लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू से संबंधित हैं, जो कि पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह माद्रक मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाएं, पर्यावरण की रक्षा और विकास करें। मादक का मतलब जो एक तरीके से नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। पिछड़े वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करें, गाय एवं बछड़ों को वध पर रोक लगाएं। तो दोस्तों, ना तो इसका राइट आंसर ये होगा, ना तो ये है, ना ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गाय एवं बछड़ों के साथ वध पर रोक लगाएं। आर्टिकल जो अनुच्छेद 48 है, वो गाय एवं बछड़ों पर वध पर रोक लगाने के लिए प्रावधान करता है, ठीक है। और ये एक नीति निर्देशक तत्व है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाता है या खाते हैं। मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 47 है, ठीक है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 47 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आर्टिकल यहाँ पर ये गलत है। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रचार अनुच्छेद, ये भी गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वो मतलब वो 51 में आता है, 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रसार। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद, ये 49, ये राइट आंसर है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो केवल ए, आर, ठीक है। तो आर वाला जो तत्व होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में किन में से कौन से गलत हैं। वे अदालतों द्वारा क्या होते हैं, लागू होते हैं। वे अदालतों द्वारा लागू होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बोल, एक मिनट, हाँ। आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन से गलत है। तो वे अदालत द्वारा लागू होते हैं और वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वह श्रेणी है नहीं है जिसके तहत राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी नहीं है जिसमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्मारकों की सुरक्षा, ये बिल्कुल सही है, पर्यावरण भी सही है, और आर्थिक और समाजवादी। लेकिन अन्य देशों के साथ संबंध, इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ये वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य के देश के पर्यावरण में संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसका दोस्तों, इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 48 ए ये कहता है कि राज्य के देश के पर्यावरण और संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 24 आपको पता ही है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, तो राज्य का वही अर्थ है जो मूल मूल अधिकारों का भाग है या मूल अधिकार है। और 12 में आपको पता ही है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 48 ए ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत भारत के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब कौन सा कथन इनमें से सही है। तो पहला आपसे बोला जा रहा है कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, ऐसा बिल्कुल, हाँ, ये सही है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है और ये एक समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो ये तो सही है। इनमें जनमत का सार निहित है, जनमत का मतलब जनता का मत, ठीक है। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जनता के लिए क्या करते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक इस पर बात की जाती है, 51 तक बात की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यह सभा का प्रयोजन कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों
को इस भाग में अधिनियमित और इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्रवाइयों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, मतलब ये किसके द्वारा कहा गया था कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों ही इस भाग में अधिनियमित रहें और केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सभी कार्यकारिणी विधायी और कार्रवाइयों का आधार बनाया जाना चाहिए, जैसे आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो बात कही गई थी, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कही गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी। उन्होंने भी कुछ कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में बढ़ने तो उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक है। केटी शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। ये जो कथन है केटी शाह द्वारा दिया गया, कई बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व एक ऐसा चेक है जैसे बैंक की सुविधानुसार क्या किया जा सकता है, अदा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लेखित नहीं था, मतलब कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। मतलब आपको ये बताना है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले से कौन से इनमें जो अधिकार थे वो उल्लेखित नहीं थे। ठीक है। तो काम करने का अधिकार, ये भी कहीं ना कहीं बाद में इसे जोड़ा गया है। और कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश का मातृत्व सहायता प्रावधान, ये दोनों ही कहीं ना कहीं पहले नहीं हुआ करते थे, कुछ संशोधन के द्वारा ठीक है इन्हें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है। और सब कौन सा संशोधन है, तो 42 और मतलब इनमें 41 और 42 के अंतर्गत इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था दोनों को। और इनमें से जो आर्टिकल होंगे वो 41 और कौन से हैं, 42। 41 के तहत काम करने का अधिकार और 42 के तहत काल स्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल रूप से उल्लेखित नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है। ठीक है। पहला पूछा गया कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 है। ठीक है। तो ये आपसे जो बोला जा रहा है ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आर्टिकल 47 में यही बात लिखी है। क्यों में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रबंधन और श्रमिकों की सहभागिता 43 ए में बात की गई, तो क्यों भी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45 पर बात की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये अनुच्छेद 49 है, जिसके तहत में अभी हम थोड़ी देर पहले ये पढ़ के आए हैं कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक सिद्धांत और 49 में ये साफ साफ वर्णित किया गया है। आर्टिकल 49 में ये साफ साफ वर्णित किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे क्रम में संविधान में सूचीबद्ध है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन पहले आएगा आर्टिकल के हिसाब से। तो आपको अगर बताना है तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल 38 पर बात की जाती है। ठीक है। तो 38 पहले आएगा। समान न्याय और मुफ्त कानूनी की सहायता किस में लिखा, 39A में। तो उसके बाद ये आएगा। और ग्राम पंचायतों का संगठन आपको पता ही है, अनुच्छेद 40। तो बिल्कुल लाइन से लगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो PQR होगा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की मूल संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया, मतलब इनमें से कौन से तथ्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है।
तो जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर उसके बाद पोषक का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। ये इसके अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन की बात तो की गई है, लेकिन शिक्षा के अधिकार में इसमें बात नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। तो अगर हम देखें कि पुरुषों की महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल कहा गया है। श्रमिकों और पुरुषों महिलाओं की स्वास्थ्य, शक्ति, बच्चों को निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, और नागरिकों को आर्थिक सहायता, आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जा सकता ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले अभियान में प्रवेश कर सकें। तो इसका दोनों ही सही है तथ्य, और इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सॉरी दो बी होगा, क्योंकि दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मतलब नीति निदेशक सिद्धांतों में अगर आपको संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो उसके लिए एक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान होना चाहिए। तो इनके जो आंसर होंगे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कर्तव्य के बारे में बात कही गई है? तो आर्टिकल ना तो 12 होगा, ना 33 होगा, ना 18 होगा, तो एक ही आर्टिकल बच रहा है 47। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 47 के तहत ये बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियों और प्राधिकार का प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये आर्टिकल 38 बी में तो ऐसी बात नहीं कही गई, ना इसमें कही गई, ना 36 में कही गई। अनुच्छेद 40 के तहत और ग्राम पंचायतों का संगठन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 40 के तहत ही की गई और उसमें और भी ये सब प्रावधान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ी देर पहले हम बात करके आए, ना तो ये होगा, ना ये, ना तो ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43A। ठीक है, क्योंकि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता करना, उपलब्ध कराना होता है, ये 39A के तहत है। ठीक है, 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो 43A में ये बात कही गई है कि प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो मानवाधिकारों के कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार होना, अनुच्छेद 6 जो संबंधित है वो मानवाधिकारों की आर्टिकल 6 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकार किया था। मतलब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को क्या किया था, इन्होंने स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। ठीक है, और अनुच्छेद 6 के तहत
हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का क्या है, अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो समता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, और इसके अधिकार नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल कितना है, 21 है, और आर्टिकल 21 के तहत समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान के कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 14 होगा दोस्तों। ठीक है 14 अनुच्छेद 14 के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 के अनुसार, सॉरी ये उम्र की बात कर रहा है, तो कितने वर्ष की उम्र? तो 14 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसमें आगे बोला जा रहा है कि कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत की बात की गई है? तो ये आर्टिकल 17 में बात की गई है, कल भी बताया था ये मैंने। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का प्रदत्त है? तो ये आर्टिकल 30 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 30। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि और शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी संस्था के विरुद्ध इस अधिकार का विभेद नहीं करेगा। वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग को के प्रबंध की बात करता है। तो अनुच्छेद 30 में ये बातें लिखी गई हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद 30 होगा। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 34 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होता है, और अनुच्छेद 34 में संघ शब्द का पहली बार क्या किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। विधि की समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14, जो कि कहता है कि सभी के लिए जो कानून होगा वो क्या होगा, समान होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये आर्टिकल 15 के तहत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब बन गया है कानूनी अधिकार, और इसे आर्टिकल 301 के तहत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और एक आध कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।